हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स मेक आवर स्टडी इंटरेस्टिंग। यही तो मेरा टैग है हमारे चैनल का। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपके लिए नित नए वीडियोस लेकर आ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट सारे इंटरेस्टिंग वे में क्लियर करने की और एक्सप्लेन करने की। इसी रिलेशन में मैं आज के लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, कंसेंट। आपको ध्यान है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट पिलर है। फर्स्ट इज कैपेसिटी, सेकंड इज कंसेंट। कैपेसिटी को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था विद अ मेजर केस लॉ। मोहरी बीबी वाला केस लॉ से मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो अभी सबसे पहले कैपेसिटी के वीडियो को देखिए और अब आगे बढ़ते हैं कंसेंट। जो हमारा आईसीए 1872 है उसके दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 13 है और जो सेक्शन 14 है। देखिए 13 कहता है कि कंसेंसस एड इडम, यानी जिस सेंस में कंसेंट ली जाए उसी सेंस में कंसेंट समझी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर ए रेफरेंस में आपसे कंसेंट मांगती हूँ और आप किसी पर्टिकुलर बी रेफरेंस में कंसेंट देते हैं, तो मैं तो यही मानूंगी कि मैंने ए में मांगी थी तो आपने ए में दी होगी। लेकिन मुद्दा यहाँ पे डिफरेंट हो गया है, मैंने ए में मांगी थी आपने बी में दे दी, और ये ही डिफरेंस हमारे कंसेंट को गड़बड़ करवा देगा। तो जब कंसेंट का मामला होता है तो सेक्शन 13 क्या कहता है? Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। सेम चीज पर सेम अर्थ में आपकी कंसेंट मिलती हो तभी दो लोगों के बीच में ये कहा जाता है कि कंसेंट मिली है। इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कहता है कंसेंट इज टू असेंट और एग्री टू एन ऑफर। किसी भी ऑफर के ऊपर अपनी सहमति देना या स्वीकृति देना ही कंसेंट कहलाया गया है। एक चीज बता दे, जो कंसेंट की एसेंस है, एसेंस का मतलब होता है उसकी सोल यानी उसकी आत्मा या उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो कहता है कंसेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इज टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और इसी को लैटिन वर्ड में कहा गया है कंसेंसस एड इडम। मैंने आपको लिख भी दिया है। मैं लैटिन और फ्रेंच वर्ड्स में जितने भी मैक्सिमाज होते हैं मैं ज़रूर मेरे बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि कि आपको ये नज़र में आते रहें और मेरे ज़बान से आप सुनते भी रहें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके कान में जाएगी तो माइंड में भी ज़रूर जाएगी। ठीक है, तो जो 13 सेक्शन है ये तो कंसेंट के बारे में कहता है, और जो सेक्शन 14 है यानी इसका अगला सेक्शन जो है वो कहता है कब कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट कब फ्री नहीं मानी गई है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन 10 ने ये कहा था कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, साथ में कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए, वो चीज कहती है। तो सेक्शन 10 ने जो कहा था सेक्शन 13 ने कहा कंसेंट ये होती है, और सेक्शन 14 ने ये कहा कि कंसेंट तो ये होती है लेकिन कंसेंट कब कब फ्री नहीं कही गई है। दिखने में कंसेंट है लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है, यानी आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कोई फ्रॉड हो सकता है, थ्रेट हो सकती है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है। तो यही चीज के लिए कहा है सेक्शन 14 ने कि फ्री कंसेंट कब नहीं मानी गई है। तो देखो मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, जिसको कहते हैं कि कब कब कंसेंट फ्री नहीं मानी गई है, इसी के लिए उसने कहा है कि 5 इम्पेडिमेंट्स है जो कि फ्री कंसेंट को जिसमें हर्डल पैदा करते हैं या ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। कौन सी बाधाएं हैं फ्री कंसेंट की? 5, बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन वाइज ही आगे बढ़ेंगे। जो 5 चीजें हैं, कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस्टेक, ये 5 चीजें कही गई हैं जो कंसेंट को फ्री नहीं बनाती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो कंसेंट केवल कंसेंट रह जाएगी, फ्री कंसेंट नहीं होगी। लेकिन डिपेंड करता है क्या ऐसी चीज साबित हो जाए तब। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी चीज का साबित होना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंसेंट फ्री तब नहीं मानी जाएगी जब इन 5 में से कोई एक चीज प्रेजेंट हो, कोई भी एक चीज यानी किसी भी एक भी एलिमेंट का अगर उसमें प्रेजेंट है और वो साबित भी हो जाए। साबित होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे एक मैटर है जहां पे वो आपको समझ में आएगा कि वॉइड और वॉइडेबल क्या है। देखिए वॉइडेबल तब माना जाएगा जब इनमें से कोई भी एक भी चीज साबित हो जाए और अब वो सामने वाली पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे तब तो वैलिड, और चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दे यानी वॉइडेबल। ये डिपेंड करता है उस विक्टिम की या एग्रीड पार्टी की इच्छा पर। आपको चीजें समझ में आएंगी अगर आप बहुत ही एक्टिवली मेरी बात को सुन रहे होंगे और चीजों को साथ में दिमाग में लेकर के चल रहे होंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड
अदर, हर चीज आपस में कनेक्टेड है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सेक्शन 10 बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपको आगे तक। और सेक्शन 10 अगर बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की नेचर की, तो आगे अगर मैं 13 सेक्शन को या 14 सेक्शन को कवर करती हूँ तो आगे के 15 से लेकर के 22 तक के सेक्शन इसके साथ इंटर रिलेट करेंगे, क्योंकि यही वो 5 इम्पेडिमेंट्स हैं जो कंसेंट को फ्री नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हर एक सेक्शन को कवर करते हैं, क्लियर क्या कहता है। द फर्स्ट थिंग इज कॉजन। कॉजन को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरण, उत्पीड़न, ठीक है। और उत्पीड़न क्या है? उत्पीड़न का मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, किसी को धमकाना, किसी को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से पीड़ा देना, हैरेसमेंट हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कह दी है, मैंने इसके लिए कीवर्ड कह दिया है थ्रेट, धमकी। देखो, धमकी देना किसी भी चीज के नुकसान की या जान से मार देने की या किसी को कोई डराना धमकाना, वो सारी चीजें सेक्शन 15 कवर करता है, कॉजन के अंडर में आता है। और कॉजन ये कहता है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये साबित हो जाए कि ऐसी कंसेंट ली गई है वो फ्री नहीं है और फ्री ना होने का कारण है कॉजन, तो ये कहता है कि कॉजन अगर होता है तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट, कोई भी अनलॉफुल एक्ट करने के लिए किसी को धमका देना या फिर अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन any property to the prejudice of the party whose consent is being so obtained। किसी की कोई कंसेंट ले ली गई हो लेकिन अब उसको अनलॉफुली धमकाना या उसमें से उसके और डैमेज करने की धमकी देना प्रॉपर्टी में से, ऐसी सारी चीजें कॉजन कही गई हैं। इसको कुछ ऐसा समझ लो कि वो कहता है एक डेटर है और उसने एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन उसके क्रेडिटर से ले लिया है गन पॉइंट पर, यानी बंदूक की नोक पर, और ये कहा गया है जिसमें ये कहता है लेटर में कि मैं मेरा पूरा का पूरा लोन वापस चुका दूंगा और अब कोई भी ड्यू नहीं रह गया, इस बात पे वो साइन करवा देता है। तो ये जो चीज है ये कॉजन है। एक्चुअली उसने नहीं ऐसा कुछ कहा है, लेकिन क्योंकि उसने साइन कर दिया तो ये माना गया है कि उसने ऐसा कहा है। लेकिन जब ये साबित कर दे कि मुझे ये धमकाया गया था, गन पॉइंट पे इस चीज की कंसेंट ली गई थी, तो ऐसे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ माना जाएगा, नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 16 जो कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को कहता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित प्रभाव, जो उचित ना हो, अनुचित रूप से किसी के ऊपर प्रभाव डालना। और ऐसा प्रभाव ये कहता है डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट करना, उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना, यानी वो अपनी इच्छा से कोई काम ना कर सके, आपके प्रभाव की वजह से उस काम में वो कुछ अपना निर्णय ले, ऐसा चीज कहलाती है। तो ये कहता है व्हेन वन पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ अदर और द डोमिनेट पार्टी यूजेस इट्स पोजीशन अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट, किसी व्यक्ति जो आपके नीचे काम कर रहा है, लोअर स्टेटस पे है, उसका हायरार्की लेवल आपसे नीचा है, उसको आप अपनी पोजीशन का इंप्रेशन डाल रहे हो और डोमिनेट कर रहे हो, इस वजह से वो हाँ कर रहा है क्योंकि सर बॉस ने कहा है तो हाँ ही करना पड़ेगा, ना वो कर नहीं सकता है। ऐसे में अगर वो बाद में साबित हो जाए कि उसने हाँ सिर्फ उसके पोजीशन की वजह से दबाव में आकर के की थी, तो इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो भी आपको मैं बता दूं कि ये साबित होना जरूरी है कि ऐसा इंप्रेशन जो था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से आया है, तो फिर वो वॉइड बन जाएगा। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर इन पांचों में से कोई भी एक चीज साबित हो जाए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज वॉइडेबल होगा। ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं। जो इफेक्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, उसने कह दिया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो इच्छा है तो वो वैलिड रहेगा और उसकी इच्छा है तो उसे वॉइड में कन्वर्ट करवा दे, वॉइडेबल है ये। ठीक है। अगर ये कहता है कि तीसरा जो हम बात करेंगे फ्रॉड की बात करता है सेक्शन 17। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रॉड को डिपिक्ट करता है, क्लियर करता है। और फ्रॉड बहुत सारी चीजों में हो सकती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ्रॉड कहीं भी हो सकती है और फ्रॉड के लिए बहुत अवेयरनेस जरूरी होती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि सेक्शन 17 ने कहा इट इज एन इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। जितनी भी जरूरी बातें हैं उसको आप जानबूझकर, इंटेंशन वर्ड आया यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर इंटेंशनली किसी को आप बेवकूफ बनाते हो या किसी के साथ कपट करते हो या किसी का नुकसान करके अपना फायदा कमाते हो, वो सारी चीजें फ्रॉड की काउंटिंग में आती है। और अगर फ्रॉड होता है तो आप मान के चलना, जैसे कब कब फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड तब तब हो सकता है जैसे कोई चीज है सजेस्टिंग समथिंग टू बी अ फैक्ट नोइंग इट इज अ फॉल्स। आपको पता है कि ये चीज झूठ है लेकिन आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हो, अरे ये तो सच है,
तो ये इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो। इसके अलावा a person knows is to be false but conceals it, उसको पता है ये झूठ है लेकिन वो उसका बता रहा है उसको, यानी वो सच मान करके बता रहा है कि अरे ये तो सच है, जबकि उसको पता है कि ये झूठ है। यानी झूठ को सच बता देना या सच को झूठ बता देना जानबूझकर। देखो अननोइंगली नहीं है यहाँ पे, अगर नोइंगली या इंटेंशनली की बात होगी तो ही फ्रॉड है। अगर मुझे पता ही नहीं था कि ये झूठ है और मैंने इसे ये मानते हुए कि ये तो सच है और मैंने सच के मानकर ही किसी को बताया, तो फिर मैंने फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को बेवकूफ बनाना या चीटिंग करना नहीं था। लेकिन अगर मुझे पता है, इसीलिए वर्ड आया इंटेंशनली, अगर इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट करते हो चीजों को, झूठ को सच या सच को झूठ करते हो, तो ही माना जाएगा फ्रॉड। इसके अलावा ये कहता है प्रॉमिस टू डू विदाउट द इंटेंशन टू डू सो, किसी को आप वादा कर दो किसी चीज के लिए कि मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, लेकिन हालांकि आपका इरादा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, सिर्फ उसको वादा कर रहे हो, तो भी ये फ्रॉड है। उसके अलावा ये कहता है फैक्ट डिजाइन फॉर डिसेप्शन, किसी भी चीज को इस तरह से रचना कर दो, आप सामने ले आओ किसी फैक्ट्स को जो कि सामने वाले को धोखा हो जाए, इस तरह की सीन क्रिएट कर दो जिससे वो सामने वाला धोखे में आ जाए, तो भी ये फ्रॉड है। और ये कहता है अगर समथिंग डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट, किसी चीज को अगर लॉ ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये तो फ्रॉड माना जाएगा अगर ऐसा होता है, और आप ऐसा फिर करते हो, तो आप ये नहीं कर सकते सर मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉ ने इसे फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया है। अगर लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया है तो यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि आपको मालूम है लॉ का एक बेसिक फंडामेंटल है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, आप कानून की अवहेलना करके आपको क्षमा नहीं दी जा सकती, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज ये कहता है अगर लॉ ने भी कोई चीज को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया है तो यू आर नॉट सपोज टू डू द थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। एक फ्रॉड के सेंस में ही सेक्शन 70 एक और चीज को बात को कवर करता है, दैट इज साइलेंस एज फ्रॉड, कि आप अगर चुप रहते हो, कई बार तो आपने झूठ को सच बोला या सच को झूठ बोला या वादा किया नहीं निभाने के लिए वगैरह वगैरह, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कभी कभी आप कुछ नहीं बोलते हो तब भी क्या फ्रॉड माना जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल माना जा सकता है, केवल उस कंडीशन में ऐसा चुप रहना फ्रॉड माना गया है जहां आपका बोलना जरूरी था। अगर आपका बोलना जरूरी था और आप चुप रहते हो तो ये माना जाता है कि आपने फ्रॉड किया है। इसको एक एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए एक शॉपकीपर है और उसने एक प्रोडक्ट एफएमसीजी का है वो आपको बेचा, कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं टीवी है, टीवी बेचा, अब टीवी जो बेचा उसका मार्क प्राइस मान लेते हैं उस पर लिखा हुआ है 25,000 समथिंग समथिंग, और अब उसके ऊपर एक नई स्कीम आई हुई थी और वो टीवी जो है अब 25 की बजाय 21,000 का ही है, और वो ऐसे में शॉपकीपर आपको बोल नहीं रहा है कि मैडम ये नई स्कीम के तहत इसकी प्राइस जो है डिडक्ट हो गई है और अब इसकी प्राइस 25 की बजाय 21,000 रह गई है, और आपको वो 25,000 में ही बेच देता है और आप भी 25,000 का मान के उसे खरीद लेते हैं। ऐसे में ये माना जाएगा जहां सेल्समैन को बोलना जरूरी था वहां अगर वो चुप रह गया तो यानी उसने फ्रॉड किया है, वो बीच में उस रकम को कमा लेना चाहता है, क्योंकि कंपनी में वो तो 21,000 का ही जाएगा उसका, मगर उसने 25,000 आपसे ले लिया, इसका मतलब उसने फ्रॉड किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां बोलना जरूरी है वहां अगर आप चुप रहते हैं तो साइलेंस बाय फ्रॉड माना जाता है एज अ फ्रॉड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन अ पर्सन ओमिट्स टू स्पीक, यानी बोलने से रह जाता है, ओमिट करता है, व्हेन हिज ड्यूटी इज टू बी टू डू सो, ऐसा करना उसकी ड्यूटी बनती थी, जहां बोलना उसकी ड्यूटी बनती थी और वहां वो चुप रह जाता है, तो मान लीजिए कि ये जो है कि साइलेंस एज अ फ्रॉड वाला केस बन जाएगा। और ऐसे में आप कोई चीज की कंसेंट देते हो तो ये माना जाएगा ये कंसेंट आपकी फ्री नहीं थी क्योंकि फ्रॉड हुआ है आपके साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो ये कंसेंट हम आपको समझा रहे हैं, आज कंसेंट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट, फ्री कंसेंट और फ्री कंसेंट के जो इम्पेडिमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 17 तक मैंने कवर कर लिया है, मैंने 13, 14, 15, 16 और 17 ये पांचों सेक्शन अभी कवर कर लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन को। मिस रिप्रेजेंटेशन में ये कहता है इट इज एन अनट्रू स्टेटमेंट, ऐसी बात जो झूठ हो। अनट्रू स्टेटमेंट होता है ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच इंक्लूड्स द अदर पार्टी इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात को जो मटेरियल फैक्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में आपने कोई बात झूठ कह दी हो, यानी मिस रिप्रेजेंट कर दी हो, उसको मान करके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो माना जाएगा कि ऐसी कंसेंट आपने फ्री नहीं दी है। तो ऐसे में जो भी चीजें होंगी ये माना जाएगा आपने सामने वाली पार्टी को मिस यूज किया है, उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, और ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया है। अब वो चाहे तो इसको आगे वॉइड में कन्वर्ट करे और चाहे तो वो वैलिड रहने दे, ये डिपेंड करेगा एग्रीव्ड पार्टी की विलनेस पर। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंट कहता
है कि जब आप किसी बात को तोड़ मरोड़ के झूठ बना करके मटेरियल फैक्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात होनी चाहिए, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या ना करने का निर्णय निर्भर करता था, उसको कहेंगे मटेरियल फैक्ट। और मटेरियल फैक्ट के संदर्भ में अगर कोई भी बात झूठी आपने प्रेजेंट की हो उसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 ने कवर किया है इसको, तो इसको मैंने बता दिया, अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। ठीक है, कीवर्ड्स में। अब आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक, गलती, भूल, है ना, उसको बोलते हैं मिस्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिस्टेक। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीज है, कहीं भी आप इसमें मिक्स नहीं करेंगे। मिस्टेक वो है जो 2-3 तरह की हो सकती है, जैसे मिस्टेक बाय लॉ भी हो सकता है, मिस्टेक बाय फैक्ट भी हो सकता है, और मिस्टेक अबाउट द नेचर एंड कंसेंट ऑफ द प्रॉमिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने लॉ की मिस्टेक कर दी है तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट प्रिज्यूम्ड टेक्निकली, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सच अ मिस्टेक एक्सेप्ट इफ सच अ लॉ इज नॉट अ फोर्स इन इंडिया, इन सच अ केस इट वुड बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं किसी कानून के तहत आपने कोई गलती की है, कानून कहता था कुछ, आपने कर दिया कुछ, इसका मतलब आपने लॉ की इग्नोरेंस कर दी और ये मान लिया गया कि लॉ की आपने मिस्टेक की है। पर अगर वो लॉ हमारे इंडिया में लागू नहीं है तो फिर ये माना जाएगा कि ये लॉ की मिस्टेक नहीं है, ये तो फैक्ट की मिस्टेक है। तो लॉ की मिस्टेक का अलग असर होता है और फैक्ट की मिस्टेक का अलग असर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लॉ की मिस्टेक वहां मानी जाएगी कि अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो और वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लॉ लागू होता है वो क्या भारत में लागू होता है, भारत में अगर लागू होता है तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाएगी, अगर वो लॉ भारत में लागू नहीं होता है तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ की बजाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बन जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो कहता है ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो होता है आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड और एक हो सकता है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। अगर आइडेंटिफिकेशन, मान लीजिए किसी को आइडेंटिफाई करना था, मतलब बी पर्सन को मुझे आइडेंटिफाई करना था कि वो सेल्समैन है, लेकिन मैंने समझ लिया कि मिस्टर सी जो है वो सेल्समैन है और मैंने उसको बेच करके उसका पेमेंट कर दिया, तो ये मैंने आइडेंटिफाई करने में गड़बड़ कर दिया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है ना, आइडेंटिफिकेशन का। और ये कहता है अगर सब्जेक्ट मैटर, मान लीजिए मुझे खरीदना था इस मॉडल का टीवी और मैंने खरीद लिया उस मॉडल का, दूसरे किसी मॉडल का टीवी, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक यानी 2 तरीके की हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन वाली भी और सब्जेक्ट मैटर वाली भी। ठीक है, तो ये कहता है इस तरह की मिस्टेक हो सकती है। एक और मिस्टेक हो सकती है अबाउट द नेचर एंड कंटेंट ऑफ द प्रॉमिस, किस तरह का वादा कर रहे थे या किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, उसके नेचर के संदर्भ में अगर कोई भूल हो जाए तो भी मिस्टेक मानी गई है और ये माना जाएगा कि ऐसी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। तो इन टोटल मैंने आपको 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, और मैं बता दूं जो मिस्टेक का जो सेक्शन है वो सेक्शन 20, 21 और 22 है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फ्रॉम सेक्शन 13 से और 22 तक के सेक्शन सारे फ्री कंसेंट को फ्री कवर करते हैं, एक्सेप्ट सेक्शन 19 वाला सेक्शन इसको नहीं कवर करता है। तो याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि इनको आप ऑर्डर से याद कर लो, बाकी सेक्शन आप बिल्कुल उस ऑर्डर से चला दो, 19 सेक्शन को एक्सेप्ट कर दो, आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। कोजन पहले लो, अनड्यू इन्फ्लुएंस दूसरा लो, फ्रॉड को तीसरा लो, मिस रिप्रेजेंटेशन चौथा लो और मिस्टेक को 5वां प्लेसिंग कर दो, अपने आप सारे सेक्शन ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। और सेक्शन 13 कंसेंट के बारे में कहेगा और सेक्शन 14 कंसेंट कब फ्री नहीं है तब कहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेंट के बारे में एक डिटेल स्टडी बता दी है। पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको आज तक के सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तभी मेरे पास बहुत अच्छे आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इट मोटिवेट्स टू मी, मुझे आपसे उत्साह मिलता है कि मैं अच्छे नए वीडियो, नई जानकारी आपको इस जरिए पहुंचाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टीवी वीडियोज रेगुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टीवी।